तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो सभी क्लासों के लिए होने वाला है, मानव शुक्राणु की संरचना। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के अंदर अगर कहीं से भी आपको मानव शुक्राणु पूछ लिया जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, मानव शुक्राणु को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे यहाँ पर और किसी भी क्लास में काम में ले सकते हैं। किसी भी क्लास में हो आप तो इसको कर सकते हो और इसको करने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए मानव शुक्राणु की संरचना को शुरू करते हैं। पर हमारा पॉइंट है मानव शुक्राणु की संरचना। हम देखेंगे कि मानव शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि मानव शुक्राणु की आकृति टेडपोल के समान होती है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसे शीर्ष भाग, ग्रीवा, मध्य भाग, पूंछ कहते हैं। जो मानव शुक्राणु की आकृति किस प्रकार की होती है? टेडपोल। टेडपोल क्या होता है? एक लार्वा होता है, उसके जैसी होती है, जो कितने भागों से मिलकर बना होता है? मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बनता है। मतलब 4 भाग मिलकर ही मानव शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं 4 भाग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर शीर्ष भाग, जो सबसे ऊपर का शीर्ष मतलब सिर या फिर ऊपर ही ऊपर वाला भाग, और ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होता है गला, ठीक है, गला मतलब गर्दन, ठीक है, और मध्य भाग मतलब बीच वाला भाग, और पुच्छ मतलब पूंछ, ठीक है। मतलब सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ में बटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुक्राणु को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे डायग्राम की सहायता से भी। तो देखते हैं आगे। जो शुक्राणु है उसका डायग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं कि शीर्ष भाग क्या होता है, मध्य भाग क्या होता है, ग्रीवा क्या होती है, पूंछ क्या होता है। तो सबसे पहला आ गया है हमारा शीर्ष भाग क्या होता है। देखिए शुक्राणु का शीर्ष भाग तिकोना, चम्मचनुमा एवं चट्टा होता है। ये कैसा होता है? त्रिकोना होता है। त्रिकोना मतलब 3 कोने होते हैं इसमें, ठीक है। और चम्मचनुमा, चम्मच होता है, छोटा चम्मच होता है हमारा, स्पून होता है, ठीक है, वो आगे से जो आगे से नुकीले टाइप का होता है, ठीक है, उस प्रकार से। और चपटा हुआ होता है। चपटा हुआ मतलब आगे देखते हैं कैसा होता है, डायग्राम में देखेंगे अपन बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिसमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है। केंद्रक में केवल गुणसूत्र होते हैं। जो सिर भाग है, शीर्ष भाग है, उसमें केवल और केवल एक केंद्रक होता है, और उस केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। केंद्रक के ऊपर एक टोपी समान संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। और केंद्र के ऊपरले भाग में एक टोपी समान संरचना होती है। टोपी समान मतलब जैसे एक टुप्पी सी होती है, ठीक है, जैसे हमारा ये अंगुली है, इसमें ये टुप्पी जैसी संरचना है ना, ऊंचा ऊंचा सा भाग है, ऐसी एक संरचना होती है, ठीक है। डायग्राम में देखेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन पूरे पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर डायग्राम को भी अच्छी तरीके से समझेंगे। और वो क्या होती है, उसे टोपीनुमा संरचना क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। तो भैया देखते पहले एक्रोसोम भी क्या होता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। किससे होता है इसका निर्माण? इसका निर्माण होता है गोल्जी काय से, ठीक है। तो देखते हैं एक्रोसोम के शीर्ष भाग में एक्रोसोमल कणिका एवं हाइड्रोलाइटिक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो अंडभेदन का कार्य करते हैं। अब भैया जो एक्रोसोम है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक एक्रोसोमल कणिका में द्रव पाया जाता है, ठीक है, या उस बोलते हैं एक्रोसोमल कणिका में द्रव, या फिर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब भैया ये एंजाइम क्या काम करता है वो भी देखेंगे हम। जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो क्या काम करता है? जब शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु को निषेचित करने के लिए जाता है और जाकर जैसे अंडाणु को अड़ता है तो उसकी बाहरी लेयर पे क्या करता है, जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसको डाल देता है, और वो डालते ही वो जो अंडाणु की बाहरी भित्ति होती है वो क्या होती है? गल जाती है, और वहाँ पर एक होल बन जाता है, और उस होल में से होते हुए अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाता है। मतलब क्या हुआ, जो अंडाणु की बाहरी भित्ति को गलाने के लिए क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम काम में लिया जाता है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पर होता है? एक्रोसोम में होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहे हैं हम। तो एक्रोसोम एवं केंद्रक के मध्य एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परफोरेटोरियम कहते हैं। जो एक्रोसोम और केंद्रक होता है, ठीक है, उसके बीच में भी एक
रिक्त स्थान होता है और उस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, परफोरेटोरियम कहते हैं। डायग्राम में आपको बताऊंगा कि यह कहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला भाग हो चुका है। अब देखते हैं हम यहाँ पर ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है, शीर्ष भाग कंप्लीट हो चुका है। ग्रीवा नेक, नेक का मतलब क्या होता है हिंदी में गर्दन, गर्दन या फिर ग्रीवा। तो देखते हैं कि शुक्राणु के शीर्ष एवं मध्य के बीच एक छोटा सकरा छिद्र पाया जाता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। शुक्राणु के शीर्ष भाग और मध्य भाग के बीच में एक ग्रीवा या गर्दन के रूप में एक संरचना होती है, इसी को ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा में 2 तारक केंद्रक पाए जाते हैं, जिन्हें समीपस्थ तारक केंद्रक व दूरस्थ तारक केंद्रक कहते हैं। ग्रीवा के अंदर 2 तारक केंद्रक होते हैं, एक तो होता है समीपस्थ और एक होता है दूरस्थ। समीपस्थ मतलब पास वाला, दूरस्थ मतलब दूर वाला। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ये दोनों तारक केंद्रक एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं दोनों के दोनों तारक केंद्रक। तो कार्य देखते हैं इनके, किनके, तारक केंद्रक के कार्य। ठीक है, समपस्थ तारक केंद्रक या फिर समीपस्थ तारक केंद्रक संभवतः निषेचित अंडे में विदलन प्रारंभ करता है। जो समीपस्थ तारक केंद्रक होता है वो क्या काम करता है, जो निषेचित कर देता है अंडे को, तो निषेचन के बाद निषेचित अंडे को विदलन प्रारंभ करता है, मतलब उस पर डेवलपमेंट करने का काम करता है। क्योंकि ये अंदर चले जाता है, अंदर जाने के बाद पूरी क्रियाओं को यही हैंडल करेगा, यही होगा वहाँ का राजा। जबकि दूरस्थ तारक केंद्रक से एक लंबा पतला अक्षीय तंतु निकलता है जो शुक्राणु की पूंछ के अंतिम सिरे तक जाता है। और यहाँ पर जो ये होता है दूरस्थ तारक केंद्रक होता है, इससे एक लेयर निकलती है, एक तंतुनुमा अक्षीय तंतुनुमा संरचना निकलती है, जो क्या काम करती है, शुक्राणु की पूंछ के अंतिम सिरे तक जाती है, आगे के भाग से निकल के और शुक्राणु के पूंछ तक जाती है। तो आगे देखते हैं हम अगला भाग। यहाँ पर शुक्राणु का अगला भाग तीसरा, जिसका नाम है मध्य भाग, जो बीच वाला भाग होता है इसे देखते हैं। इसमें क्या होता है, शुक्राणु का यह भाग लंबा एवं बेलनाकार होता है तथा ग्रीवा से कुछ मोटा होता है। जो ग्रीवा होती है, गर्दन होती है, उससे थोड़ा सा मोटा होता है यह भाग। और यह क्या होता है, यह भाग लंबा और बेलनाकार होता है। मतलब बेलनाकार मतलब गोल होता है। गोल मतलब बेलन के आकार, जिस प्रकार से रोटियां बेलते हम बेलन होता है ना, ठीक है, लंबा भी होता है और गोल गोल होता है, उस प्रकार की संरचना होती है। मध्य भाग में अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया से बना माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद पाया जाता है, जिसे निवेनकर्ण कहते हैं। ठीक है, जब हमने जब हमने देखा था कि शुक्राणु निर्माण किस प्रकार से होता है, तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया थी वो बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, वहाँ पर जो शुक्राणु के पीछे वाले भाग में क्या होती है, आकर इकट्ठा हो जाती है और उसके ऊपर एक द्रव जो अंदर होता है, जो द्रव वो सारा लिपट जाता है, जिससे उसकी क्या बनती है, पूंछ बनती है। तो पूंछ वाले भाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, गति प्रदान करने का काम करते हैं। वो सब हमने कब देखा था, जब हमने देखा था शुक्रजनन में। शुक्रजनन मतलब शुक्राणु के निर्माण में। हमने शुक्रजनन और अंडजनन को भी डिटेल से पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, उनको भी जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद पाया जाता है, जिसे निवेनकर्ण कहते हैं, जो एक संरचना बनती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से एक संरचना बनती है। ठीक है, इस निवेनकर्ण के चारों ओर जीव द्रव्य की पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे मैनचेट कहते हैं। मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होती है, एक पतली झिल्ली जीव द्रव्य की बन जाती है, अभी मैंने बताया। और उस जीव द्रव्य की झिल्ली के बनने के बाद जो संरचना बनती है उसी को कहते हैं मैनचेट कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मध्य भाग के अंतिम सिरे पर सूक्ष्म तंतुओं से बनी एक वलय समान संरचना पाई जाती है, जिसे मुद्रिका तारक केंद्रक कहते हैं। तो मध्य भाग का अंतिम सिरा, जो बीच का भाग होता है, उसके जस्ट पीछे वाला सिरा होता है, सबसे पीछे वाला सिरा, उसमें क्या होता है, सूक्ष्म तंतुओं से बनी एक वलय समान संरचना होती है। छोटे छोटे सूक्ष्म तंतु होते हैं, उनसे एक गोल संरचना बनती है। वलयाकार मतलब गोलाकार संरचना बनती है, जिसे क्या होते हैं, मुद्रिका तारक केंद्रक कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं, मुद्रिका तारक केंद्रक। तो कार्य देखते हैं इस मुद्रिका तारक केंद्र का क्या कार्य है भैया शुक्राणु के अंदर। तो मुद्रिका तारक केंद्रक निवेनकर्ण को मध्य भाग से बाहर निकालने में
से रोकती है। ठीक है, जो मुद्रिका तारक केंद्र क्या होता है, निवेन कर्ण को मध्य भाग से, बीच के भाग से बाहर जाने से उसको रोकती है, मध्य भाग से वह बाहर नहीं जाए इसलिए उसको क्या करती है, रोक के रखती है। कौन? मुद्रिका तारक केंद्रक। तो आगे देखते हैं, शुक्राणु के मध्य भाग को ऊर्जा कक्ष कहते हैं। बीच का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कक्ष, जो क्या काम करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, गति प्रदान करने का काम करता है, क्योंकि शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इसी मध्य भाग से में उपस्थित होती है, उपस्थित माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद से प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं यहाँ पर पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, या फिर बिजली घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और जो मध्य भाग होता है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वो क्या करते हैं? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो जो बीच वाले भाग में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो मध्य वाला भाग है उसको, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद होती है वो क्या काम करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने का काम करती हैं। और शुक्राणु को ऊर्जा मिलेगी तभी तो वो गति करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब सबसे अंतिम भाग आ चुका है हमारा पूंछ। पूंछ को इंग्लिश में कहते हैं टेल। ठीक है, तो देखते हैं पूंछ अंतिम भाग शुक्राणु का। यह शुक्राणु का अंतिम भाग होता है, शुक्राणु का सबसे पीछे वाला भाग होता है, जिसमें अक्षीय तंतु एवं उसके बाहर कोशिका द्रव की पतली परत पाई जाती है। अक्षीय तंतु और उसके ऊपर क्या होते हैं? कोशिका द्रव की एक पतली लेयर होती है। ठीक है, अक्षीय तंतुओं से तंतुओं की व्यवस्था 9+2 होती है। ठीक है, जो अक्षीय तंतु होते हैं उनसे तंतुओं की व्यवस्था कैसी होती है? 9+2, मतलब 9 एक तरफ और 2 एक तरफ, 9 एक तरफ 2 एक तरफ, इसलिए 9+2 व्यवस्था कहते हैं। शुक्राणु अपनी पूंछ के द्वारा ही गति करता है। शुक्राणु गति कैसे करता है? अपनी पूंछ के द्वारा ही करता है। संपूर्ण शुक्राणु एक पतली सेल्स झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होता है। जो संपूर्ण शुक्राणु होता है, पूरा शुक्राणु उसके सिर से लेकर उसकी पूंछ सब कुछ एक पतली झिल्ली से ढकी होती है या परिबद्ध होती है। ओके, तो यहाँ पर शुक्राणु क्या करता है? गति किस प्रकार से करता है? शुक्राणु गति करता है अपनी पूंछ से। शुक्राणु होता है वो क्या काम करता है? अपनी पूंछ के द्वारा ही गति कर पाता है, क्योंकि जो पूंछ होता है उसके जस्ट ऊपर वाला भाग होता है, मध्य भाग, उसमें क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं और पूंछ से गति करके वो आगे की तरफ गति करने लग जाता है। जो अपरिपक्व शुक्राणु होता है उसमें पूंछ नहीं बनती है। ठीक है, और जो परिपक्वन प्रावस्था होती है उसमें ही जाकर उसमें पूंछ बनती है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में जो पिछला लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था कि शुक्राणु में क्या, जब शुक्रजनन पढ़ा था हमने तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो अपरिपक्व शुक्राणु थे उनमें पूंछ नहीं बनी थी और परिपक्व में पूंछ बनी थी। ठीक है, पूंछ से ही तो गति करेगा। और जो अपरिपक्व शुक्राणु थे जिनमें पूंछ नहीं बनी थी वो अचल होते थे। अचल मतलब गति नहीं करते थे, और जो शुक्राणु परिपक्व थे वो चल होते थे क्योंकि उनमें पूंछ पाई जाती थी और पूंछ से गति करेगा। तो अब देखते हैं शुक्राणु का डायग्राम। तो देखते हैं, अब समझते हैं, पूरी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। शुक्राणु के डायग्राम के द्वारा हमने शुक्राणु में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थे। ठीक है, सभी चीज़ों का भी 2 मिनट में डायग्राम के द्वारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एग्जाम में भी इस प्रकार से करना है। पहले डायग्राम, आपको डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ के रखना है। वहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में जैसा जैसा है वैसे वैसे देख कर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर के भाग से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर का भाग, ठीक है, ये कौन सा भाग है? यह है शीर्ष भाग। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग, और इसमें यहाँ पर जो ये लेयर है इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक द्रव होता है, द्रव भरा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है एक्रोसोम। ठीक है, तो एक्रोसोम होता है, इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे रसगुल्लों को, मेरे प्यारे लड्डुओं को, मेरे प्यारे गुलाब जामुन को मैंने बताया था कि एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो क्या होता है? अंडाणु का जो भाग होता है बाहरी लेयर, उससे यहाँ से जाकर टकराएगा और यहाँ से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो यहाँ पर छोड़ देगा और अंडाणु की भित्ति है वो गल जाएगी और गल कर वो यह अंदर प्रवेश कर जाएगा बेचारा आसानी से। ठीक है, तो इसके नीचे होती है परफोरेटोरियल्स। ठीक है, परफोरेटोरो, तो यहाँ पर होती है परफोरेटोरियल्स।
परफोरेटोरियम, ठीक है, यहाँ पर होती है। मैंने बताया था एक्रोसोम के जस्ट नीचे वाला जो एक्रोसोम के और केंद्रक के बीच में एक रिक्त स्थान होता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुक्राणु का सिर है, शीर्ष वाला भाग है, वहाँ पर एक केंद्रक होता है जिनमें गुणसूत्र पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्रीय संरचनाएं होती है। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य में एक क्या है, केंद्रक युक्त गुणसूत्र पदार्थ है। तो इससे जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे गर्दन आ जाती है, इसकी शुक्राणु की गर्दन आ जाती है, जहाँ पर क्या होते हैं, एक तो समीपस्थ तारककाय होता है, हमने पढ़ा था, और एक होता है दूरस्थ तारककाय। फिर यहाँ पर गर्दन के जस्ट नीचे वाला भाग, ठीक है, इसमें क्या होता है, वो क्या होता है, मध्य भाग होता है। और इस मध्य भाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद या निवेनकर्ण होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल की एक परत होती है और इसके ऊपर जो कोशिका द्रव्य या फिर जीव द्रव्य की लेयर होती है, और इसमें क्या होती है, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो क्या काम करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं शुक्राणु को, ठीक है। और यहाँ पर अक्षीय तंतु भी होते हैं, एक्सोनीमा, ठीक है, अक्षीय तंतु भी है यहाँ पर, ठीक है, चारों तरफ छोटे छोटे तंतु, यहाँ पर जो तंतु दिखाई देंगे आपको वो क्या होते हैं, अक्षीय तंतु होते हैं। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसको कहते हैं मेनचेट कहते हैं। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जीव द्रव्य की एक लेयर हो गई, देखिए ये वाली लेयर है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया को ढक रही है, इसको ही कहते हैं मेनचेट, ठीक है। तो फिर यहाँ तक ये मध्य भाग पूरा हो चुका है, और यहाँ से जो ये भाग आ रहा है इसको कहते हैं पूंछ या फिर टेल, जो क्या काम करती है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। यह अपनी पूंछ को हिलाते हुए गति करता है, ऐसे 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 करते हुए गति करता है, जिससे आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हमने मानव शुक्राणु की संरचना को बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। आपके यहाँ पर मानव शुक्राणु की संरचना या फिर क्लास 9th 10th 12th किसी भी क्लास में आ जाए मानव शुक्राणु की संरचना, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आपको और भी क्लासें देखनी है, ठीक है, और भी जो इस चैप्टर से पहले की जो भी क्लासें देखनी है, तो उनको देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, और वहाँ पर जाकर आप क्लास 10th और 12th दोनों की साइंस आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है।